क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट देखते हैं ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पिछले सिलेबस में नहीं था, ओल्ड सिलेबस में, नए सिलेबस में इसको डाला गया है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट करते हैं, ये ड्राइंग तुमको जरूरी है ड्रॉ करना, एग्जाम में भी पूछा जाए तो। हम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट को 3 भाग में कर सकते हैं, जो तुम्हारे सामने प्रेजेंट हो रहा है। मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, जिस जगह होता है बिजनेस, ठीक है, जगह। देन हम उसको टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से बांट सकते हैं। ये सब इकोनॉमिक्स के हिसाब से हो रहा है। मैंने जो मार्केटिंग की बुक लिखी हुई है उसमें सब नहीं आता, उसमें अलग कंसेप्ट आएंगे, कुछ पार्ट आएगा बट सारे नहीं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्केट में है, कंपटीशन, जिसपे चैप्टर आधारित है। अभी हम क्या करेंगे, प्लेस के हिसाब से बांटेंगे जगह। जब हम जगह की बात करते हैं तो तुम्हारे सामने 3 मार्केट आ रहे हैं, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। तुम नासिक के सातपुर से गुड्स ऑर्डर करते हो, ठीक है, और तुम रहते हो कॉलेज रोड में। गुड्स ऑर्डर किया, पेमेंट किया। लोकल लेवल पे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नासिक, जहां पे ट्रांजैक्शन का शुरुआत या सेल का शुरुआत नासिक में हुआ है और खत्म नासिक में हुआ है। यू कैन कॉल दैट एज अ लोकल मार्केट। उसके बाद में नेशनल मार्केट, यहां से अंगूर पूरे देश में जाता है, कलकत्ता, प्याज कलकत्ता में जाता है, अंगूर पूरे देश में जाता है। इफ नासिक से गुजरात में अंगूर गए या कलकत्ता गए या कहीं पे भी विद इन इंडिया गए, यू कैन कॉल इट एज अ नेशनल मार्केट। इंडिया का जो बाउंड्री है उसके भीतर जो भी ट्रांजैक्शन होता है, वी विल कॉल दैट एज अ नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट वो मार्केट है जिसके 2 भाग होंगे, एक तो होगा एक्सपोर्ट, दूसरा होगा इंपोर्ट। इंडिया से बहुत सारे वस्तु जाते हैं अमेरिका, लगभग सारे देश में हमारे गुड्स जाते हैं। एक्सपोर्ट इज, इंडिया से वैक्सीन सपोजिटली हमने बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, सो दैट इज एन एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल गुड्स नेशनल बाउंड्री क्रॉस हो रहा है। और इंपोर्ट, हम क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, क्रूड ऑयल गल्फ कंट्रीज से, कुवैत ले लो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ले लो, ईरान ले लो, इनसे जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं और गुड्स इंडिया में आता है, उसको इंटरनेशनल मार्केट बोलेंगे। क्या सब लोग क्लियर है यहाँ तक? क्या सब लोग क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज टाइम। एक समय इस पे काफी शॉर्ट नोट्स आते थे, बट नए सिलेबस में इसको सिर्फ टाइप्स में बैठेगा ये, इसके अलावा इसका रोल नहीं है ज्यादा। वेरी शॉर्ट पीरियड। अक्सर इकोनॉमिक्स में तुमको बुक में शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, 2 ही पीरियड माना जाता है, लेकिन उसको और हमने डीपली एक्सपांड किया तो वेरी शॉर्ट पीरियड। ऐसा सोचो, तुमने आज एक नई बाइक खरीदी, तुम डायरेक्टली उसको 80 या 100 120 के स्पीड में नहीं चलाओगे। वहां पे लिखा भी रहता है और तुमको डीलर बोलता भी है कि पहला साल गाड़ी को 60-80 को स्पीड क्रॉस होने मत दो, क्योंकि इंजन ट्यून अप होते रहता है। बट 1 साल जितना तो शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब वो ऐसा मार्केट है, इसको वेरी शॉर्ट पीरियड को मार्केट पीरियड भी बोलेंगे। वेरी शॉर्ट पीरियड, इतना शॉर्ट पीरियड कि सप्लाई एडजस्ट नहीं हो सकता डिमांड के चेंजेस से। ये तुम्हारा इसका एग्जांपल ले सकते हैं, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था, जब 3-4 महीने शॉर्टेज हुआ था, तो उस समय रेमडेसिविर का डिमांड इतना नहीं था इंडिया में,
लेकिन सडनली देखा गया कि रेमडेसिविर बहुत इफेक्टिव हो रहा है कोविड के ट्रीटमेंट में, तो सडनली हॉस्पिटल्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया कोविड के लिए। अब क्या हुआ, कंपनी पूरा प्रोडक्शन पे नहीं काम कर रही थी, कंपनी स्लो एंड स्टेडी काम कर रही थी। सो सडन डिमांड बढ़ गया तो आउटपुट बढ़ा नहीं पाए तुरंत, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन के जो कंटेंट है उसको शेप में लाने के लिए या उसको मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए करीबन 21 डेज लगता है, ठीक है। सो वेरी शॉर्ट पीरियड में तो रेमडेसिविर का इंजेक्शन का शॉर्टेज तय था, क्योंकि जैसे कुछ लोग कैरी बनाते हैं तो कुछ सुखाते हैं बाहर, कुछ समय लगता है, ये सब प्रोसेस को टाइम लगता है। वाइन भी झटके में नहीं बनेगा, उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। सो वेरी शॉर्ट पीरियड ऐसा टाइम फ्रेम है जहां पे आउटपुट बहुत स्लो बढ़ता है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। बस वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड इतना शॉर्ट है कि उसका आउटपुट बहुत स्लो बढ़ता है, इट कुड बी फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स। तो इस टाइम फ्रेम को वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट शॉर्ट पीरियड। अब शॉर्ट पीरियड वो पीरियड है जहां पे तुम थोड़ा बहुत एक्सपांड कर पा रहे हो, जैसे कि ये भी 1 साल होने को आएगा, तो जो वैक्सीन है वो इंडिया में 3 वैक्सीन को फिलहाल परमिशन मिला हुआ है, कोविशील्ड, फिर आई थिंक एक और है कोवैक्सीन है, मुझे लगता है, मुझे नाम नहीं आ रहा है, और तीसरा स्पुतनिक है। कोविशील्ड से बेहतर दूसरा है जो कोविशील्ड भारत बायोटेक का है, और आई थिंक कोवैक्सीन नाम है जहां तक मेरे को ख्याल आ रहा है, किसी को नाम ख्याल आ रहा होगा तो बोल देना। वो पूना का कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो कोविशील्ड से बेहतर है, और उससे बेहतर है स्पुतनिक जो रशिया का है, और स्पुतनिक से बेहतर है फाइजर, मतलब जो मेरे फार्मास्यूटिकल डॉक्टर फ्रेंड बताते हैं। तो शॉर्ट पीरियड जो 1 साल है, वैक्सीन अभी बढ़ना शुरू हो रहा है, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया जा रहा है। सो बोलते ना वेरी शॉर्ट पीरियड में रेमडेसिविर के इंजेक्शन तुरंत नहीं बढ़ सकते थे, बिकॉज मैंने जैसे बताया उसको 21 डेज लगता है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए। सो वो वेरी शॉर्ट पीरियड था, और वैक्सीन 1 साल तक थोड़ा एक्सपांड होगा बट ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास 10 मशीन है, जरूरत है 100 मशीन की वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा तुम लेबर बढ़ा सकते हो, रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हो, बट मशीन मुश्किल से बढ़ाओगे। सो दैट इज अ शॉर्ट पीरियड। तुम एग्जांपल भी लिख सकते हो वैक्सीन और वहां पे रेमडेसिविर तुम्हारे बुक में। अब लॉन्ग पीरियड क्या है, इसमें एग्जांपल तुम होंडा का ले लो, जो होंडा का एक बार रीड कर लेना ये। तो लॉन्ग पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें तुम आउटपुट काफी हद तक बढ़ा सकते हो। तुम इसका एग्जांपल ले लो, 5 साल तक का टाइम देता है होंडा कंपनी का। होंडा कंपनी जो है उसका एक्टिवा का वेटिंग पीरियड 8 महीना था, बहुत ज्यादा या बड़ा वेटिंग पीरियड था। तब उन्होंने सेकंड फैक्ट्री डाला तो वेटिंग पीरियड कम हो गया। मारुति का भी ऐसा ही स्टार्टिंग में था, बुलेट का ऐसा था, 8-8 महीने 1-1 साल का वेटिंग था। आज सबके 2-2, 3-3, 4-4 फैक्ट्रीज हो गए। सो मतलब वेरी लॉन्ग पीरियड में होंडा ने 2 फैक्ट्री डाला, और 10 साल 2006 में होंडा और हीरो होंडा अलग हो गए, हीरो होंडा एक थे, अलग हो गए। सो तुम ऐसे सोच सकते हो कि नया फैक्ट्री तो लॉन्च करते हैं
पहले 1-2 साल तो सेटअप में जाता है, फिर सेकंड फैक्ट्री डाला तो अगेन वो लॉन्ग पीरियड है। बट चौथा जो वेरी लॉन्ग पीरियड है, तुमको बोलते हैं ना 5 साल ऊपर, एक एरोप्लेन की कंपनीज को 30 से 40 साल आगे सोचना पड़ता है। अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स चल रहे हैं, रफाले 4.5 जनरेशन माना जाता है। अमेरिका के जो F सीरीज के प्लेन्स है और B सीरीज के प्लेन्स है, वो 5th जनरेशन माने जा रहे हैं। सो अभी जो भी एरोप्लेन कंपनीज अगला प्लेन सोचेगी वो 6th जनरेशन होगा, जो कि 2030, 2040 और 2050 के हिसाब से उनको सोचना पड़ेगा। और वेरी लॉन्ग पीरियड एक ऐसा पीरियड है, एक कंसेप्ट तुमको बताता हूँ, सैम करके, SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल, तुमने सुना होगा, शायद गेमिंग में आता है कि नहीं मुझे पता नहीं। सो जमीन से हवाई एरोप्लेन में जो वार करते थे मिसाइल, वो तुमने इजराइल का आयरन डोम सुना था? इजराइल का आयरन डोम सुना था जो अभी, यस सर। तो वो जैसे मिसाइल को हवा में उड़ा देता था। अगले 20 साल बाद सरफेस टू एयर मिसाइल लगभग खत्म हो जाएगा, सब लेजर गाइडेड होगा। मैंने अभी कल ही बहुत बढ़िया वीडियो देखा, इजराइल ने डेवलप किया है, जो एरोप्लेन या ड्रोन अटैक करने आता है, सरफेस टू एयर मिसाइल तुमको 500-600 मिसाइल डालने पड़ते हैं, तब जाकर शायद ये कनेक्ट होगा। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया और जो सक्सेस गया, वो ऐसा था कि यहां से जमीन से लेजर बीम छोड़ेंगे और वो एरोप्लेन का कुछ हिस्सा जला देगा, मतलब पूरा एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा, क्योंकि जरा से भी हवा अंदर चली गई तो इम्बैलेंस हो जाता है एरोप्लेन। वो 2025-2026, मतलब वो वेरी लॉन्ग पीरियड की स्टोरी है। इंडिया भी उसमें वर्क कर रहा है, लेकिन ये सब बिकॉज पब्लिकली बताया नहीं जाता, ये सब सीक्रेट चीज है। सो ऐसा सोचो ना, 2040-2050 तक सब लेजर गाइडेड लेजर मिसाइल्स आ जाएंगे। सो वेरी लॉन्ग पीरियड एक ऐसा समय है जहां पे तुम 20-30-40 साल आगे का सोचते हो, खास करके डिफेंस ले लो, फाइटर जेट एरोप्लेन ले लो, हेलीकॉप्टर्स ले लो। सो अगले जो होंगे वो पेट्रोल भी कम कंज्यूम करेंगे। जैसे 2004 में जो एक्टिवा आते थे नवे होंडा के, वो 40 का ही माइलेज देते थे, लेकिन समय बीता 2015-20 में सब एक्टिवा 60 के आसपास माइलेज देते हैं। मैं बोल रहा हूँ 100 की बात करो, 125 सीसी नहीं। उस समय कार का भी माइलेज 10-12 माना जाता था, आज देखो लगभग सारे कार 20 का ऑफर देते हैं, क्योंकि वक्त जैसे बीता वैसे माइलेज का भी सिस्टम बदला। सबको समझ में आई ये सब ना यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है इस चैप्टर का, जो इस चैप्टर में जो है वो कंपटीशन पर पूरा बनाया हुआ है। सो परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, इस पे मैंने और ड्राइंग किया है। हाँ, तो मार्केट में जो कंपटीशन होता है, अभी जो मार्केट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन। पहले मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करूंगा। उसमें सबसे पहले है मोनोपोली। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर। देयर इज अ सिंगल सेलर एंड मेनी बायर्स, ठीक है, देयर इज अ सिंगल सेलर एंड मेनी बायर्स, तो इसको हम मोनोपोली बोलते हैं। और जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जैसे एग्जांपल इंडियन रेलवेज, सेलर अकेला इंडियन रेलवेज का है और बायर बहुत ज्यादा है, ठीक है। देन एक कंसेप्ट है डिओपोली, जो इधर चार्ट में नहीं दिया हुआ। डिओपोली मतलब टू सेलर एंड मेनी बायर्स। अभी बेस्ट एग्जांपल तो उसका जियो और
एयरटेल ही लगभग बचा है, आइडिया तो लगभग खत्म हो चुका है। उसका अभी 2 दिन से कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले रेंज था नहीं, फिर रेंज आया, कल वापस रेंज नहीं था, आज वापस रेंज दिख रहा है। सो डिओपोली में 2 सेलर एंड मेनी बायर्स होते हैं। एक और एग्जांपल लूंगा मैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में रिलायंस का और एमएससीबी का हो, वैसे नासिक में नहीं है। एक और एग्जांपल लूंगा, कलकत्ता में और दिल्ली में जो लोकल लेवल की बस सेवा रहता है वो गवर्नमेंट का भी रहता है, प्राइवेट का भी रहता है, दोनों का बस सेवा रहता है। ठीक है ना, दिल्ली में गवर्नमेंट के बसेस और जो प्राइवेट को आई थिंक ब्लू लाइन बसेस बोलते हैं। सो दैट इज अ डिओपोली, बट वो तुमको सिलेबस में दिखता नहीं है, रहेगा आगे तो उसके बारे में डिटेल चर्चा होगा। नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जिसमें फ्यू सेलर्स, 6 to 10 ले लो, एंड मेनी बायर्स, 6 to 10 सेलर्स एंड मेनी बायर्स है। ठीक है, तुम एग्जांपल ले सकते हो इसका एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर्स, फॉर एग्जांपल इंडिगो ले लो, गो ले लो, एयर इंडिया ले लो, विस्तारा ले लो, नासिक टू अहमदाबाद में ट्रूजेट करके एक जाता है। ठीक है ना, एक लोग प्राइवेट के लिए पवन हंस करके एक हेलीकॉप्टर का आई थिंक बॉम्बे में है, और ही बेस्ड प्राइवेट सर्विसेज का। सो ओलिगोपोली में बिटवीन 6 to 10 सेलर्स रहते हैं एंड मेनी बायर्स। एक समय ओलिगोपोली में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स आते थे, जब 10-12 थे, तुम्हारा रिलायंस था, डोकोमो था, बहुत सारे थे। और अभी तो सिर्फ एयरटेल और जियो, वैसे बीएसएनएल भी है, लेकिन तुम देखो 50 में से मुश्किल से एक आदमी के पास बीएसएनएल होगा। तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन मार्केट था। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, ये पहला क्वेश्चन, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आएगा। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में पूरा अभी मैं चर्चा करूंगा, इधर बताना मैं मतलब इसको मैं अलग से अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो तुम डिटेल देखना, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है देखने। क्या सबको समझ में आया? यस और नो? यस और नो? अभी जो पिछला कंसेप्ट था, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट का, इसको कंपटीशन को मैं थोड़ा और एक्सपांड करना चाहता हूँ। लेट अस कम टू डिग्री ऑफ कंपटीशन के चार्ट में। वैसे अभी जो बताया सेम है, लेकिन मैं स्लाइड और कुछ जगह पे जरूरत पड़े तो एक्सपांड करूंगा ताकि तुमको और क्लियर हो जाए। ये जो चैप्टर है तुम्हारा इस पर आधारित है, पूरा डिग्री ऑफ कंपटीशन पर आधारित है। सो तुम्हारे सामने डिग्री ऑफ कंपटीशन आ रहा है। एक होता है जो मार्केट जबरदस्त कॉम्पिटिटिव हो, एक होता है जब मार्केट बिल्कुल भी कंपटीशन ना हो, जिसको हम नॉन कॉम्पिटिटिव बोलते हैं। जो नॉन कॉम्पिटिटिव है उसको तुम 2 पार्ट्स में बांट सकते हो, मोनोपोली और मोनोपोली। और जो कॉम्पिटिटिव है उसको तुम परफेक्ट और इम्परफेक्ट में बांट सकते हो। देन तुम इम्परफेक्ट को और फर्दर डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भाग में बांट सकते हो। सो ये ड्राइंग बहुत काम का है। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। इधर हम नॉन कॉम्पिटिटिव में सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं है।
मोनोपोली, सिंगल सेलर एंड मेनी बायर, तुमको सिलेबस में ये है। जैसे कि इंडियन रेलवेज, मैं तुमको और भी 4-5 एग्जांपल दूंगा। दूसरा एग्जांपल इज नासिक में जो बसेस है लोकल लेवल पे, तो सिर्फ गवर्नमेंट के हो सकते हैं, प्राइवेट अलाउड नहीं है। बस की बात कर रहा हूँ, दिल्ली कलकत्ता में अलाउड है। फिर इलेक्ट्रिसिटी नासिक में एमएससीबी बोर्ड सिर्फ एक है, बॉम्बे में शायद टाटा और रिलायंस भी है। फिर एक और 12th के बाद एक कोर्स है बीबीएम करके, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, सिर्फ 80 सीट है और वो एक ही कॉलेज में नासिक में, दैट इज बीवाईके कॉलेज। सो ये सब मोनोपोली मार्केट है जहां पे देयर इज अ सिंगल सेलर एंड मेनी बायर्स। क्या सबको ये कंसेप्ट समझा मोनोपोली का? Yes, सबको sir. ओके। नेक्स्ट इज मोनोपोली। ये तुमको सिलेबस में नहीं है बट कंसेप्ट समझ लो। मोनोपोली एक ऐसा टाइप का मार्केट है जहां पे देयर इज अ सिंगल बायर एंड मेनी सेलर्स। बेस्ट एग्जांपल इज, इंडिया को जब फाइटर जेट खरीदना था तो ग्लोबल टेंडर इंडिया ने डाला था। तो उसमें यूरोप का एयरबस, अमेरिका का बोइंग, रशिया का जो मिग वाले बनाते हैं वो, फ्रांस का रफाले, ऐसे अलग अलग देशों ने अप्लाई किया था कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अमेरिका के एफ सीरीज और बी सीरीज जो थे, जो सेलर्स थे, जो अमेरिका का बोइंग है वो हेलीकॉप्टर भी बनाता है, चिनूक, जो नाम सुना होगा तुमने। तो सेलर्स बहुत सारे थे बट डिसीजन हमको लेना था कि हमको किससे खरीदना है। हमारे जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने सारे एरोप्लेन स्टडी करने के बाद रफाले को चुना। ठीक है, तो मोनोपोली में सिंगल बायर अपन थे, सेलर बहुत सारे थे। उसी प्रकार से जो AK-47 है, आई थिंक ये रशियन मेड है। AK-47, AK-56 पे आ गया है। कलाशनिकोव, के मतलब कलाशनिकोव, यदि तुमने सुना होगा तो ये भी अलग अलग देश के सप्लाई करते हैं। अमेरिका के एम सीरीज के आई थिंक राइफल्स है। इजराइल बहुत आगे है इसमें। इजराइल के रडार सबसे बेस्ट माने जाते हैं। आयरन डोम उसमें एक एग्जांपल है। तो हम लोग सिंगल बायर, गवर्नमेंट बाय करता है और वर्ल्ड के अलग अलग सेलर्स बेचते हैं। ठीक है, दैट इज मोनोपोली। और भी बोल सकते हैं बट तुमको सिलेबस में नहीं, तो कंसेप्ट समझना था। इम्परफेक्ट कंपटीशन में डिओपोली, टू सेलर एंड मेनी बायर्स, मैंने तुमको बेस्ट एग्जांपल दिया कि यदि आइडिया बंद हो जाता है और सिर्फ दो लोग बचते हैं, दैट इज जियो और एयरटेल, तो इट विल बिकम अ डिओपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स, मैंने तुमको एग्जांपल दिया था एयर सर्विस प्रोवाइडर्स, एरोप्लेन के, एयर इंडिया, विस्टारा, इंडिगो, गो एयरवेज, ट्रूजेट, ठीक है, पवन हंस, ये सब लोकल लेवल पे काम करते हैं इंडिया में। मतलब इंडिया में ही तुमको उड़ना है तो ओलिगोपोली काम में आएगा। अभी तो और भी थे, किंगफिशर बंद हो गया, जेट एयरवेज बंद हो गया। फिर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें कंपटीशन है बट इनबिल्ट मोनोपोलीज भी है। फॉर एग्जांपल साबुन का मार्केट, जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है लेकिन अंदर के अंदर मोनोपोली है। जैसे कि एग्जांपल, बच्चों का साबुन में जॉनसन्स बेबी सोप का दबदबा है। आयुर्वेदिक में मेडिमिक्स काफी फेमस है। लग्जरी में फियामा डिविल्स मुझे लगता है सबसे महंगा है, 65-70। फिर लक्स का अपना एक हिस्सा है, डव का अपना एक हिस्सा है, डेटॉल साबुन का अपना एक पोजिशनिंग है। आज से 20 साल पहले शायद एक गंगा साबुन आता था 4 रुपए का। वो भी एक था उस समय। तो
मोनोपोल, इसमें एक और एग्जांपल है मोनोपोलिस्टिक कॉम्परेटिव में। ऑटोमोबाइल मार्केट नजदीक आता है, जिसमें एंट्री लेवल कार में नैनो को कोई कंपटीशन नहीं है। अराउंड 2.5 से 3 लाख की कार में ऑल्टो इंडिया में नंबर 1 है, कोई उस रेंज में तुमको मिलेगा ही नहीं, या कंपटीशन देखा जाए तो है ही नहीं। फिर वैगनआर का अपना एक ताकत है, फिर स्विफ्ट डिजायर अपना एक पोजीशन है, एक i20 का दबदबा है, आई थिंक 6-6.5 लाख की कार में। फिर हर एक सेगमेंट में तुमको 15 लाख में होंडा सिटी राज करता है। स्कोडा सुपर 25-30 लाख में स्कोडा सुपर का दबदबा है। 35 लाख में तुम्हारा फोर्ड का एंडेवर और टोयोटा का कौन सा फॉर्च्यूनर, ये 40 लाख में राज करते हैं उस सेगमेंट में। 50 लाख ई क्लास में राज करता है। इंडिया में मर्सिडीज पीछे था, अभी टॉप में आ गया मर्सिडीज। फिर 60-70-80 लाख में BMW आ जाते हैं। फिर 2 करोड़ में फरारी आ जाते हैं। 5 करोड़ में 10 करोड़ में मेबैक आ जाते हैं। मतलब लगभग मोनोपोली है उनको। और फिर तुम्हारा 15 से 20 करोड़ में तुम्हारे वर्ल्ड का, मैंने सबसे कॉस्टलीस्ट कार देखा था 150 करोड़ का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और रोल्स रॉयस कुछ तो शायद था। 150 करोड़ का भी कार है। मतलब करोड़पति भी नहीं खरीद सकते उसको, अरबपति चाहिए। सुना है किसने 150 करोड़ की कार? सर वो बुगाटी है। बुगाटी था। बुगाटी कौन सा था? सर वो नाम उस पे बहुत बड़ा है सर। हाँ, वो मैंने सुना था, इट वाज द वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट कार। अगेन इस पे टॉपिक पे बोलने जाओ तो कम से कम 50 घंटा लगेगा, बट फिलहाल इस पे इतना चर्चा नहीं करेंगे। फिर है तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन। ये अगेन जैसे मैंने बोला, अगले वीडियो में इसका डिटेल पहला क्वेश्चन है, तो वहां पे वो स्टडी करेंगे, विच विल बी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा वो। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।